आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी, भारत सरकार में जनजाति कार्य के मंत्री सम्मान्य दुर्गादास उइके जी, बहन सम्मान्य निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हम सबके सम्मान्य और जनजाति क्षेत्र में लगातार अनवरत सेवा कार्य कर रहे सम्मान्य गिरीश कुबेर जी, यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पधारे हुए सभी सहभागीगण। मैं अभी कार्यशाला के जो आगामी सत्रों को देख रहा था तो मुख्यतः आपकी कार्यशाला 3 विषयों पे हो रही है। पहला पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, तो पॉलिसी रिलेटेड इशू में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है और बायोडायवर्सिटी एक्ट के जो नए परिवर्तन है उसको आपकी कार्यशाला में विचार करने का तय किया गया है। दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने के विषय हैं, तो ट्राइफेड से लेकर के और बाकी सारे विषयों को आपकी कार्यशाला में जोड़ा गया है। और तीसरा जो अंतिम भाग आपकी कार्यशाला का है वो इसकी सक्सेस स्टोरीज का है, वन उपज को लेकर के, विशेष रूप से व्यवसाय बढ़ाने को लेकर के है। इससे पहले मैं गिरीश कुबेर जी को सुन रहा था और हमारे दुर्गादास जी को सुन रहा था। डीडी उइके साहब तो हमारे बड़े स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य का उल्लेख किया 84 लाख योनियों का। जो दुनिया में 2 तरह की डेवलपमेंट थ्योरी है, एक ईस्ट की है और एक वेस्ट की है। जो वेस्ट की डेवलपमेंट थ्योरी है उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं, केवल मनुष्य केंद्रित विकास। ये जो वेस्ट की थ्योरी है। और ईस्ट की थ्योरी में हम कहते हैं कि प्रकृति रक्षितः रक्षत। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हो तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। उसी के उदाहरण अभी गिरीश कुबेर जी ने भी अपने संबोधन में किस प्रकार से जहाँ कम वन सब्जियाँ उगती है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुर्गादास जी उइके ने भी अपने विषय में कहा। एक बहुत सुंदर जापानी शब्द आता है ईशोफानी। ईशोफानी का अर्थ है वननेस विथ नेचर, नेचर के साथ एक स्वरूपता का भाव होना। और इसलिए जो डीडी उइके जी कह रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो नेचर है 2 तरह के लोगों को मिलके बनती है, एक लिविंग है और एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग मतलब जिनको हम मनुष्य से लेके जितनी भी स्पीशीज हैं, हमारा इम्पैक्ट नेचर पे होता है, पर नेचर भी लिविंग है। वरना नेचर में से ज्वालामुखी नहीं आता, नदियां नहीं बहती, धाराएं नहीं होती। तो ये लिविंग और लिविंग बीइंग के साथ जो वननेस का भाव है उसी का सुंदर ईस्ट की थ्योरी में जापानी शब्द आता है ईशुफानी, या जिसको हम कहते हैं प्रकृति रक्षित रक्षक। लेकिन समस्या केवल इतनी होती तो इतना ज्यादा सोचने की और ये कार्यशाला करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पश्चिम में एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो जिस सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं इसमें फिर ये लगने लगा कि भाई जितना भी हम विकास कर रहे हैं ये विकास में एक चीज है, जो नेचर पैदा करती है वो नेट जीरो होता है, जो इंसान पैदा करती है वो गार्बेज होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझा दूं। नेचर कोई भी फल पैदा करेगी, उसको पक्षी खाएगा, वो जमीन पे गिरेगा, जमीन में उसमें छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजी जीव हो जाएंगे, वो खाद बनेगा, खाद के बाद वो फॉसिल फ्यूल बनेगा। इंसान कुछ भी बनाएगा, चाहे प्लास्टिक बनाए चाहे कार बनाए, वो लास्ट में गार्बेज के रूप में परिवर्तित होगा, वो नेट जीरो नहीं होगा। तो नेट जीरो का सबसे बड़ा उदाहरण नेचर है। और नेचर के साथ जो हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी जनजातीय समाज की जीवन पद्धति, उसमें आदर्श है। और इसलिए हम उन्हीं चीजों का उपयोग भी पहले करते थे शादी ब्याह में, जो हमारे पत्तल से लेकर सब चीजें जो गिरीश जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे वो नेचर आधारित थे। पर अब तो जीवन ऐसा है नहीं।
अब तो हम सब सिविलाइजेशन के उस दौर में आ गए हैं कि सब गार्बेज ही करते हैं। कोई भी विलेज हो, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, सब प्लास्टिक के कप यूज करते हैं, सब प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। तो लाइफ स्टाइल सबकी बदल गई है। तो दुनिया में जब ये सारा विषय होने लगा, लाइफ स्टाइल बदलने लगी, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कार्बन एमिशन हो रहा है। तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट वेस्ट में खड़ा हुआ था 201 साल पहले। उन्होंने कहा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पर उनको लगा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट से भी बहुत खतरा हो रहा है। तो फिर तीसरा विषय उन्होंने खड़ा किया कि नहीं, डीप इकोलॉजिकल सेंस होना चाहिए, जिसको नॉर्वे के एक फिलोसोफर एर्नेस्ट नेस ने डेवलप किया। और वेस्ट में भी एक थ्योरी चली कि नहीं, हमको नेचर के साथ रहना है। तो दुनिया में 3 कन्वेंशन आई, UNFCCC आई कि भाई जितना आप मॉडर्न में कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इससे तो धरती का ही तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान ऐसा होगा कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तो फिर क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन आई। दूसरा फिर ये निकल करके आया कि भाई ये डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में कुल मिलाकर बायोडायवर्सिटी लॉस इतना हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब प्रोडक्शन होता है, 1 मिनट में सब कुछ दवाई में बदल जाता है। तो इसको तो 1/3 दुनिया को तो प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना होगा। तो एक नई इंटरनेशनल कन्वेंशन निकल के आई, जिसको बायोडायवर्सिटी कॉप कहा। पर तीसरा ये कहा कि डेवलपमेंट के कारण भी जो धरती में उपज योग्य जमीन है, क्योंकि 1/3 धरती पे तो पानी है, रहोगे कहाँ पे? और जो बची हुई 1/3 है वो पहाड़ है, रेगिस्तान है, उसमें कहाँ रहोगे? बची हुई जो 1/3 है उसी में तो इंसान रहता है, और उसमें भी इंसान सबसे बेहतरीन जमीन पे इंसान ही जाके रुकता है, किसी और को नहीं रहने देता है। हमारी बस्तियां वही बस्ती है जो सबसे बेहतरीन जमीन होती है। लेकिन इतना ही हम नहीं छोड़ते, जो बच रही है जमीन, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी पैदा करते हैं, जमीन को सैलिनेशन की ओर लेके जाते हैं। तो फिर दुनिया में एक नई कन्वेंशन निकल के आई, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ना। अब ऐसे में सभी समुदायों की सहभागिता कैसे हो और किसको आगे बढ़ाया जाए? तो इसलिए फिर ये तय है कि हमें नेचर को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए। जो कम्युनिटी लगातार यहाँ पर रह रही है, उनकी राइट्स की भी चिंता करनी चाहिए, और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब बढ़ानी चाहिए। तो ये मिला जुला समस्या, ये एक जने की नहीं है, ये सबको समवेत रूप से चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शहरों में आप कार्बन एमिशन करेंगे और कोई बैठ करके आपके पाप को धोने के लिए नेचर को बढ़ाएगा। एक बैलेंसिंग एटीट्यूड ओवरऑल सोसाइटी का चाहिए नेचर के प्रति, नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा दुनिया को जो नाम दिया है, लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और मैं तो आजकल IITs और इनमें बच्चों में बात करने जाता हूं, तो मैं कहता हूं भाई जो नई टेक्निक है उसमें आप 7 चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। नंबर 1, सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको इंसान नहीं बना सकता। किसी भी चीज से एनर्जी आए, यूरेनियम से एनर्जी आए, पानी से एनर्जी आए, विंड से एनर्जी आए, कोल से एनर्जी आए, लास्ट सोर्स नेचर ही होता है। तो पहला है सेव एनर्जी। दूसरा है सेव फूड। फूड हम कोई भी इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता, फूड तो धरती ही देती है। कभी कोई फैक्ट्री अगर किसी को मिल जाए जहाँ से गेहूं बनता हो, ब्रेड की हो सकती है गेहूं से, लेकिन गेहूं बनाने की नहीं हो सकती। गेहूं धरती में से आएगा, चावल धरती में से आएगा। तो सेव एनर्जी, सेव फूड। तीसरा है सेव वाटर, क्योंकि वाटर जो है, और खासकर पीने योग्य वाटर। और चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, और अब तो जो जितने बड़े से बड़े, चाहे मैं तो सारे इंटीरियर इलाकों में भी देश में घूमता हूं, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। और जो उससे बड़ी चुनौती है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब किसी की भी किचन ऐसी नहीं है जिसमें 40% इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, मोबाइल ना हो। ई वेस्ट मैनेजमेंट। और उससे भी जो बड़ी चुनौती है, छठी, वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवीं, जो भी गिरीश जी और DD उइके ने कहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो हमारे ट्राइबल हैं वो हमारे आदर्श उदाहरण हैं।
तो आप जब तीनों चीज़ों की बात करोगे, आप पॉलिसी और लॉ की बात करोगे, आप इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, आप नॉलेज शेयरिंग की बात करोगे, इन तीनों चीज़ों को करते समय दुनिया की जो चुनौतियां हैं उससे आप अपने आप को एक तरफा नहीं रख सकते, आप साइलो में नहीं सोच सकते हो। आपको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। आपको केवल ट्राइबल है तो वो केवल पेड़ ही उगाता रह जाए, ऐसा नहीं, उसको भी दुनिया के फलक पे सबसे आगे जाने के वातावरण में भी अवसरों को लेना होगा। तो दोनों का बैलेंसिंग करके जब हम सोचेंगे कि दुनिया की चुनौती है, अपने यहाँ एक आदर्श लाइफ स्टाइल है, तो दोनों को मैच करके हमको आगे बढ़ाना होगा। अब इसमें विशेष रूप से ट्राइबल क्षेत्र के लिए सरकार फॉरेस्ट राइट को लेकर के तो काम कर ही रही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर काम कर रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आज तक हमारे मंत्रालय में 17 से ज़्यादा डिपार्टमेंट थे, उनको हमने 4 वर्टिकल में बांटा, जैसे टेक्सोनॉमी के हमने 1 करे, कैपेसिटी बिल्डिंग के हमने 1 करे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हमने 1 करे। तो इसको करके हम एक स्ट्रीम लाइनिंग करके विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित रूप से उसमें जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, गरिमापूर्ण जीवन वो जिए, इसी को लेकर के हमको इस विषय को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो दुनिया के बढ़ते हुए खतरे, दुनिया में वैचारिक रूप से विकसित हुई दुनिया के परिणाम से